आज शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल जी की जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले उस झारखंड के महानायक को, इस कोयलांचल की सरजमी के उस क्रांति के दूत को, झारखंड राज्य अलग आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शुमार उस महान सपूत को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं और एक प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि कॉमरेड ए.के. राय की बात हो, विनोद बिहारी महतो की बात हो, शहीद सत्यनाथ महतो की बात हो या मणिन्द्रनाथ मंडल की बात हो, कोई रातों रात नहीं बनता है। आसान नहीं है कि रातों रात मणिन्द्रनाथ मंडल बन जाना, लेकिन हाँ, हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं और आपको एक उम्मीद दे सकते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके पदचिन्हों पर चलकर कम से कम उनके चरणों की धूल के बराबर जरूर बन सके। आज मणिन्द्रनाथ मंडल की शहादत को कई साल बीत गए। आज उनकी जयंती है बेशक, लेकिन उनकी शहादत को आज कई साल बीत गए। 1994 का शायद वो दौर था, वो दुर्गा पूजा का समय था, अष्टमी का वो दिन था। यानी इसका मतलब स्पष्ट है, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या दुर्गा पूजा हो, तीज त्योहार हो, हमारे लोगों ने हमेशा संघर्ष के रास्ते को चुना है। क्योंकि सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, चाहे पर्व हो या त्योहार हो। क्योंकि उस समय इस राज्य के राजवासियों के लिए सम्मान नहीं था, उनके हक अधिकार की बात करने वाला कोई नेता नहीं था। इसलिए आज बेशक उनकी शहादत को 30 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हमें लगता है उनके आदर्श, उनके विचार और उनकी क्रांति आज भी जिंदा है। और आज हमें यह भी लगता है, क्योंकि आज झारखंड और गैर झारखंडी बाहरी भीतरी की बात करते हैं, तो चूंकि हमें लगता है कि हम धनबाद में जहां खड़े हैं, यहाँ हमारे अगल बगल बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के निवासी भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात के भी निवासी रहते हैं, ये शहर है। और जो आपके अंदर एक भ्रांति फैलाई गई है कि हम लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं, बाहरियों को खदेड़ने की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक स्टैंड को आपको बताना चाहूंगा। जो लोग विशेषकर यूपी, बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, जो इन्हीं दीवारों के पीछे बैठे हैं, आप लोग हमारी भाषण को शायद सुन भी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज मणिन्द्रनाथ मंडल की हम चर्चा कर रहे हैं, कल हम सुरेश महतो की चर्चा कर रहे थे। मणिन्द्रनाथ मंडल वो शख्स थे जिनके सीने में दिन दहाड़े गोलियां दाग दी जाती है, दुर्गा पूजा का समय होता है। सुरेश महतो भी वो शख्स होता है जिनको जीते जी दोनों हाथों को काटा जाता है, दोनों आंखों को निकाला जाता है, दोनों पांवों को काटा जाता है और एक बोरे में भर के फेंक दिया जाता है। तो बताइए, जब रक्त हमारे लोगों का बहा है, लहू लुहान हमारे लोग हुए हैं, और यदि उसके बदले में इस राज्य में अधिकार की बात करते हैं, तो कौन सा गुनाह करते हैं? यदि कोई यूपी, बिहार, बंगाल के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। यदि मान के चलिए आपका, चूंकि आप लोग बीघा में समझते हैं, यदि 100 बीघा 200 बीघा जमीन किसी कंपनी ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, हार्ल सिमरी ने लिया है, या फिर बागमारा की किसी कोलियरी में लिया है, और वहां से अगर आपको लात मार के भगा दे, मैं ये विशेष संदेश जो गैर झारखंड के लोग हैं और जिनको लगता है कि जरा महतो बाहरी भीतरी की बात करता है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है मैं ये संदेश उनको दे रहा हूँ, मैं ये संदेश झारखंड के लोगों को नहीं दे रहा हूँ। मैं ये विशेष यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ जो लोग हमारे झारखंड में रहते हैं उनको देना चाहता हूँ कि यदि आपका 100 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन किसी कंपनी ने एक्वायर किया हो और आपको अगर लात मार के भगा के वहां यदि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों को काम में रखता हो, उनको पदाधिकारी बना के लाता हो, आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हमको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। जो भी गैर झारखंड के लोग हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ कहीं के लोग हैं, हमको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। जो लोग इस भ्रम को फैलाते हैं कि हम लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं, अरे भाई, सुरेश महतो को बेरहमी से मारा गया था, दोनों आंख निकाल लिया गया था। मणिन्द्रनाथ मंडल को दुर्गा पूजा के दिन सरेआम गोली मारा जाता है, तो हम अधिकार की बात क्यों नहीं करेंगे झारखंड में? भाई, मैं आप हमको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए कि यदि किसी कंपनी ने, क्योंकि हमारी लड़ाई कभी बाहरी के नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये जो सारी जमीनें देख रहे हैं, हमको लगता है ये जमीनें हमारे पूर्वजों की है। आप जिस जमीन में रहते हैं वो जमीन हमारी, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं वो जमीन हमारी। तो हम कब आपके खिलाफ में? जो यहाँ काम काज करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक, जो निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो रोजी रोजगार की तलाश में आए, उनसे हमारा कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन जो माफिया बनी उनके खिलाफ हम 1980 में भी थे, आज भी हैं, 2050 में भी रहेंगे। इसलिए विषय जो गैर झारखंड है वो विषय, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड,
नागपुर महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। ऐसे 8 महत्वपूर्ण कोयला की यूनिट है पूरे भारत देश में, जिसे कोल इंडिया कहते हैं। वहां भी जमीन लिया गया है, वहां भी फैक्ट्रियां हैं, वहां भी कारखाने हैं। लेकिन बताइए, क्या आपको वहां से लात मार के भगा दे, आपके लोगों को गोली भी मारे और आपको नौकरी से लात मार के भगा दे, तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हमको एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो भाई, हम तो अपने लोगों की बात करते हैं। हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर 10 नौकरी कहीं होगी तो 7.5, 75% यानी 7.5 नौकरियां झारखंडियों की, 2.5% में यूपी, बिहार, बंगाल, गाजियाबाद, जहां के आना है स्वागत रहेगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में, तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरे स्टैंड को जान लीजिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल और 17,000 करोड़ का ठेका है वो बलिया का दबंग लेगा। हमें तकलीफ होता है और कल भी हमें तकलीफ होगा, हमें कल भी तकलीफ होगा। गोली कलेजे में खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो, और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में। हमें तकलीफ होता है, कल भी होगा। आज तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आने वाला दिन उलगुलान की बात करेंगे, हमें होगा तकलीफ। अब कहां से है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। हमारी लड़ाई को समझिए। क्यों तकलीफ नहीं होगा भाई, क्यों तकलीफ नहीं होगा? गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, गोली हमारे लोग खाएंगे। आज विधवा कौन हुई? मणिन्द्रनाथ मंडल की पत्नी। विधवा कौन हुई? शहीद शक्तिनाथ महतो की पत्नी। विधवा कौन हुई? नेपाल रवानी की पत्नी। और अगर माफिया हो, दबंगों की पत्नी, या दिन में, प्रत्येक दिन में हीरे मोती सोना चांदी से लगाकर चलेंगे, हमें तकलीफ होगा, हमें तकलीफ होगा। हमारी माएं बहनें विधवा हो रही हैं और आप सोना चांदी का कारोबार करेंगे अभी माफिया बन के, तो हमें तकलीफ होगा। इसलिए हमारी लड़ाई को समझिए। जो गैर झारखंड के लोग हैं, हमारे विषय को समझिए। गोली हमने खाया और 17,000 करोड़ का ठेका एक बलिया का माफिया लेता है। गोली हमने खाया और आप सांसद विधायक बन के आएंगे, तकलीफ किसी को भी होगा। हमारी लड़ाई एक आम व्यक्ति से नहीं है, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार का हो, या आरा बोलिए छपरा या गुजरात का हो। हमारी लड़ाई किसी व्यवसायी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी उद्यमी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी रोजगार करने वाले व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दुकानदार से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे राज्य में हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये लड़ाई निरंतर चलेगी जब तक ये राज्य स्वराज का अनुभव प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए विषय को जानिए। आप विषय को नहीं जानते, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। तो मणिन्द्रनाथ मंडल की भी लड़ाई हुई थी, और आज 30 साल बाद जयराम महतो की भी वही लड़ाई है। हमारी लड़ाई शोषित वंचितों के पक्ष की लड़ाई है, हमारी लड़ाई उत्पीड़न के खिलाफ है, हमारी लड़ाई माफिया दबंगों के खिलाफ है, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। शहादत से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, शहादतों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। न कल को हम लोग पीछे हटे थे, न आज पीछे हटेंगे, न आने वाले 10 साल के बाद हम लोग पीछे हटेंगे। हमारी नियति में है जेल जाना, हमारी नियति में है गोलियां खाना, हमारी नियति में है शहादत देना, और इस नियति को कौन टालेगा भला? इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, पहले उनको मैंने ये संदेश दिया, आप विषय को समझो। पुनः हम आपके आज के विषय में वापस आएंगे। मणिन्द्रनाथ मंडल, चूंकि जैसा मुझे जानकारी है, मणिन्द्रनाथ मंडल जी जिस समय उनकी शहादत हुई थी, जब उन्होंने शहादत की गति को प्राप्त किया था, वो धनबाद जिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के स्रोत के माध्यम से राज्य की सरकार श्रीमान हेमंत सोरेन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कभी अगर आपको समय मिले, फुर्सत मिले, तो मैडम कल्पना सोरेन की चिंता से बाहर आइए और आज आके मंडल जी की जो अर्धांगिनी है उनके सुख दुख को जानिए और इन्हें शहीद का दर्जा देने का काम करिए। आपका जिला अध्यक्ष है भाई, आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहते हुए शहादत दिया है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि समय मिले तो कभी बसंत सोरेन और अपनी अर्धांगिनी, जिनको विधायक बना दिए गांडे से, 10 करोड़ फूंक दिए राज्य की संपत्ति को, वहां पूरा सिस्टम को लगा दिए चुनाव लड़ने में। चलिए अच्छी बात है, आप राजा साहब हैं तो हमें क्या भाई, आपका दौर है, लेकिन कम से कम अगर फुर्सत मिले तो मणिन्द्रनाथ मंडल के परिवार से भी मिलिए, और परिवार से मिलिए नहीं, ये आपके जिला अध्यक्ष हैं, इनको अविलंब शहीद का दर्जा मिले, और साथ ही साथ विधानसभा के परिसर में इनके स्टेचू लगना चाहिए। आपके जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मूर्ति गार्डन आपने बनाया है वहां इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। आज अभी सुने शहीद सुनील महतो, जो आपके पार्टी के सांसद रहे हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बनते, श्री गुरु जी समय जेल जा चुके थे, यानी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे थे, उनकी हत्या की जाती है, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं आप कहाँ हैं, क्या आपने खबर भी लिया है कि नहीं, पता नहीं, या फिर अपने परिवार को लेकर केवल व्यस्त है।
तो इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मणिनाथ मंडल के रक्त से सिंचा गया झारखंड है। ये तमाम विनोद बाबू के नेतृत्व का ये धरती है जहां कॉमरेड ए.के. राय गुरु जी का ये दौर रहा है, उसे दौर के मणिनाथ मंडल साथी रहे हैं। तो आज अगर इस मेहनत से अगर इस राज्य को सींचा गया है तो कम से कम इस राज्य को बनाया क्यों गया था, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इस राज्य का निर्माण केवल 81 विधायक अलग करने के लिए हमने नहीं बनाया था। इस राज्य का निर्माण केवल 14 लोकसभा का चुनाव, 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने अलग नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 24 अलग डीसी बनाने के लिए नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 3.5 करोड़ की जनमानस के लिए किया था। और आज ये 3.5 करोड़ जनमानस पलट के ये पूछ रहा है कि इस राज्य में हम है कहाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, हमारे रोजगार का दर क्या है, और हमारे जो इस राज्य का ग्रोथ है वो कहाँ है। तो आज इस राज्य के जनमानस 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास जो धोर चली है, आज ये सवाल कर रही है कि हमने 81 विधायक बनाने के लिए इस राज्य को अलग नहीं किया था। इसलिए आज हम ये संदेश देना चाहिए। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए उनको धन्यवाद देते हैं। सुने धनबाद के सांसद भी आए थे, इशारों में उन्होंने कुछ कहा हमारी पार्टी को लेकर। हम लोग इशारों में नहीं कहते, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं माननीय सांसद महोदय अच्छी बात है, मियां मिट्टू बन रहे अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है अगर आप धनबाद से लोकसभा का टिकट लिए हैं तो जयराम महातो आंदोलन की देन है। तो आप राम भक्त हैं, जाइए राम की सौगंध खा के बोल दीजिए कि मेरा 1% भी योगदान नहीं है, क्योंकि ये 70 साल के इतिहास में आज तक कभी धनबाद के रैयत को टिकट मिला ही नहीं था। तो इसलिए आप अच्छी बात है, आप संसद में हैं, सुने आपकी सुरक्षा बढ़ गई है, भोकालबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप राजा हैं, अभी राजा की तरह राजशाही पाठ का आनंद लीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से जो टिप्पणी करते हैं इशारों में मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। हम डायरेक्ट कहते हैं आप राम जी के भक्त हैं, आप बिल्कुल राम जी की सौगंध खा के कहिए कि आज जो आप धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं उसमें भाषा आंदोलन और जयराम महतो का रोल नहीं है। हम अगली बार से आपका नाम लेना छोड़ देंगे। आपको चुनाव हराने के लिए हम लोग क्यों लड़ेंगे जी? हम लोग 8 लोकसभा में प्रत्याशी दिए हैं, हम लोग खुद को जिताने के लिए लड़े हैं, आपको हराने के लिए हम लोग प्रत्याशी दिए। क्या भाषण लेके जाते हैं आप? और आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि 15 अगस्त में बड़ी शान से अपने झंडा पर आया है। तो देश प्रेम का मतलब क्या, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। आज देश प्रेम का मतलब होता है कि तिरंगे से और जन गण मन से बाद में पहले यहाँ के जनता से प्रेम किया जाए। क्या आप सच में करते हैं? अगर करते हैं तो आपके समर्थक 2-4 महिलाओं को मार के उल्टा दिन लहूलुहान हो गया, थाना में केस ले लिया गया। बात करते हैं देश प्रेम की। और आपको भी कहना चाहेंगे, हो सके बहुत सारे लोग संसद के समर्थक बैठे हैं, विधायक के समर्थक बैठे हैं, मेयर के समर्थक बैठे हैं, अच्छी बात है, उनके समर्थक हैं। लेकिन अगर आप भी देश से प्रेम करते हैं तो सवाल कीजिएगा कि संसद महोदय आपके जीवन शैली में और गांव के अंतिम जो व्यक्ति है उसकी जीवन शैली में कितना अंतर है? अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं कर सकते। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देश प्रेम का मतलब क्या है? हम 15 अगस्त के दिन स्टेटस लगा देने से, फेसबुक में पोस्ट लगाने से हम देशभक्त नहीं हो जाएंगे। मेरे लिए आप हो सकते हैं, आप तिरंगे को पहले रखते हैं, आप जन गण मन को पहले रखते हैं, पहले मैं मनुष्य को रखता हूं, दूसरे नंबर पर तमाम इस राष्ट्र की संपदाओं को, प्रत्येक चिन्हों को मैं रखता हूं। पहले नंबर पर मनुष्य की भावनाएं हैं, पहले नंबर पर मनुष्य इंसान है मेरे लिए, पहले उनकी भावनाएं हैं। तिरंगे की भावना, राष्ट्रगान की भावना मेरे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मेरे लिए मनुष्य की भावना। ये कैसा राष्ट्र आपने बनाया है जी? आपके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति अखबार में छपती है और आम व्यक्ति बीमारी के इलाज में मर जाता है, और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश प्रेम पे लेक्चर देते हैं। इसलिए आज अगर वास्तव में इस राष्ट्र को बदलना है तो आपको सवाल करना हो, उनसे करना हो जिनको आपने वोट किया। इसलिए आप उनसे सवाल कीजिए। किसी से हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मा लेकर आए हैं और जिम्मेवारी से अगर पीछे हटेंगे तो उनको हम लोग याद दिलाएंगे। ये हम लोग का वचन है और उन्हें याद करना होगा, क्योंकि जनता ने आपको न्याय के लिए, जनता ने आपको उनकी दुविधा से दूर करने के लिए भेजा है। आपको अपने लोरी की संख्या बढ़ाने और कोलियरी के खदानों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं भेजा। चाहे कोई रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मिनिस्टर्स रहे, और ये आपका सवाल बनता है। अगर आप इस पे सवाल नहीं करते हैं तो आप इस देश को उस दौर में लेके जाएंगे जहां अंग्रेजों ने हमें छोड़ा था। आप ईमानदारी से बोलिए ना। अगर आप ठीक, आप ही लोग वोट दिए, बिल्कुल आप ही लोग वोट दिए, धनबाद के सांसद को भी, विधायक को भी दिए, लेकिन अगर आप उनसे सवाल नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए इस देश को वहां लेके जाएंगे जहां आपने अंग्रेजों को छोड़ा था। अभी देखिए, एक मामूली कार्यकर्ता नेताजी का पटक के मार देता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने लोकतंत्र के मूल्यों में होता है सवाल करना, आपने उनसे सवाल ही नहीं किया। आज राज्य में कहां सवाल हो रहा है? तो जयराम महतो से। कौन रंग का टी शर्ट पहन रहा है, कौन रंग का जूता पहन रहा है? अरे भाई, हम लोग विधायक है ना सांसद है, और कहां सवाल हो रहा है? जयराम महतो से।
सवाल जहां होना चाहिए वाजिब सवाल वहां कीजिए, नहीं तो आप इस देश की लोकतंत्र के मूल्यों को आप वहां लेकर जाएंगे जहां से अंग्रेज हमें छोड़ के गए। देख लीजिए, अब सीधा बात है, अगर मेरी लड़ाई राजकुमार मंडल से होगी तो बात बनेगा, एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगा, डीसी भी एक्शन लेंगे, वीडियो भी एक्शन लेंगे। लेकिन अब ईमानदारी से कहिए, अगर राजकुमार मंडल या सुशील मंडल या दीपक रवानी या रिजवान साहब का अगर झगड़ा किसी सांसद के प्रत्याशी से, किसी सांसद के प्रतिनिधि से हो जाएगा, कहाँ एफआईआर लॉन्च होगा? हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं? हम किस लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं? ईमानदारी से जितने लोग बैठे वही लोग बताइए कि अगर हमारा सामना आमना किसी वीआईपी पर्सन से हो जाए तो क्या एफआईआर लॉन्च होगा? क्या एफआईआर लॉन्च होगा? नहीं होगा। क्यों? ना आपने सवाल नहीं किया, आपने केवल वोट दिया, आपने सवाल नहीं किया। जी नहीं, इसी मंच में आपने बुलाया, इसी मंच में 2 मिनट सवाल कीजिए कि इस विषय पे आपका क्या कहना है, चर्चा है, आपको सवाल का उत्तर देना होगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल जगह पर, आपने सवाल नहीं किया, इसीलिए भावनाओं भर के चुनाव जीत रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई भूत के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई पाकिस्तान के नाम पे, मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे, चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है, नहीं लगे तो नहीं करना है।